Biological rhythms या biological clocks. Most of the human and non-human animals जो हैं, their functions are cyclic, which alternate over a period of time. तो जितने भी human हुए या non-human animals हुए, उनके functions एक cycle या एक cyclic pattern में आकर होते हैं, जो कि alternate करते हैं with the period of time. एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं द स्लीप वेक साइकिल, जो कि 24 घंटे का एक पैटर्न फॉलो करती है, जागना और सोना। या फिर हाइबरनेशन पैटर्न है कुछ एनिमल्स का, जो कि सर्दियों में रेस्ट करते हैं और फिर स्प्रिंग में या समर्स में फिर से जागते हैं। ये जो बायोलॉजिकल रिदम्स या बायोलॉजिकल क्लॉक्स हैं, ये किस तरह से काम करती हैं और इनका जो रिकॉर्ड है कि हम ये देखें कि इनके जितना एंशियंट नेचर है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो क्लॉक्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती आई हैं इन द वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जिनको कि एल्गी अगर हम सोचें कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म्स अगर हम देखना चाहें तो एल्गी तक में ये बायोलॉजिकल क्लॉक्स ऑपरेट करती है। तो इसका मतलब कि सिंस द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ दीज clocks have been existing. So biological rhythms, they allow organisms to adapt to the cycle of the day and night and appear to control nearly all behaviors and physiological processes. The first written record अगर हम देखें तो it's in the 4th century BC. एंड्रोस्थेनीज, जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के लिए एक राइटर का या स्क्रिप्ट का काम करते थे, उन्होंने अपने इंडिया की तरफ जो मार्च था उसमें देखा कि टैमरिंड ट्री की जो पत्तियां हैं वो दिन के समय खुली रहती हैं और रात को बंद हो जाती हैं। यानी एक साइकिल ऑपरेट कर रहा था जिसमें लीव्स वर ओपन ड्यूरिंग द डे बट क्लोज्ड एट द नाइट। इसी तरह से 1900 सेंचुरीज में अगर हम देखें तो 22 में रिक्टर ने परसिस्टेंट रिदम्स बताया एक्टिविटी के रैट्स के अंदर। इरविन बैनिंग ने 36 में प्रपोज किया कि सभी ऑर्गेनिजम्स में एक इनबिल्ट या एक नियरली ऑटोमेटिक रिदम है जो रिपीट करता है अपने आप को एंड इज यूज्ड टू मेजर टाइम। तो इनबिल्ट और नियरली ऑटोमेटिक रिदम हुआ जिसमें कि इंडिविजुअल किसी भी तरह का कोई वॉलंटरी वर्क या उसके अंदर कोई अपना इनपुट नहीं दे रहा था। इट वॉज एन इनबिल्ट और ऑटोमेटिक रिदम जो रेगुलरली रिपीट करता है इटसेल्फ एंड इज यूज्ड टू measure time. Now it has been established that all animals possess an innate biological clock. तो सभी जीवों के अंदर ऐसी एक innate या by birth biological clock पाई जाती है। बायोलॉजिकल क्लॉक क्योंकि innate है, इनबिल्ट है, ऑटोमेटिक रिदम है, तो इसलिए इसको इंटरनल क्लॉक भी कहा जाता है। Why are these known as internal clock? क्यों? क्योंकि ये rhythms internal mechanisms हैं body के अंदर which provide a means of measuring length of time to the living beings, जो कि एक घड़ी की तरह से समय बताते हैं या समय नापते हैं living beings के लिए। ये रिदम अलाउ करते हैं एनिमल्स को अपने वातावरण के साथ अनुकूलित होने में, उनके अडेप्टेशन के लिए बेस्ट पॉसिबल वे, जो दिन के या आसपास के सराउंडिंग में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, उनके अकॉर्डिंगली दीज एनिमल्स कैन अडेप्ट अकॉर्डिंग। जैसे हम देखें एनिमल माइग्रेशन है, हाइबरनेशन है, एस्टिवेशन है या टॉरपोर है, कि एनिमल्स को माइग्रेट अगर करना है तो सीजनल क्यूज या एनवायरमेंटल क्यूज उनको स्टिम्युलेट करते हैं टू माइग्रेट फ्रॉम वन रीजन टू द अदर। हाइबरनेशन विंटर्स के लिए कि किस तरह से उनको उस विंटर वाला फेज को क्रॉस करना है, तो दे हाइबरनेट या गो फॉर विंटर स्लीप, या एस्टिवेशन में समर स्लीप। इस तरह से तो जैसे जैसे चेंजिंग इवेंट्स अकर कर रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, तो हाउ it can adapt in the best possible way. So these rhythms help in adapting to that changing environment. Now it is a subject of interest कि ये जो periodicity है, ये जो काल चक्र है, how is it determined, कि क्या ये external environmental stimuli से determine होता है, यानी कि क्या ये exogenous factors पर depend करता है, या is it controlled through physiological factors within an organism, या फिर ये internal organism के जो factors हैं physiological उनके through operate होता है। तो दोनों एक्सोजेनस यानी कि जहां एनवायरमेंटल या एक्सटर्नल स्टिमुलस इन्वॉल्व हो रहे हैं,
और एंडोजेनस जहां एनिमल की या ऑर्गेनिज्म की इंटरनल बॉडी के फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऑन दिस सब्जेक्ट लॉरेंस ने ये बताया कि इट इज एन इंट्रिकेट इंटरैक्शन, कि ये बहुत ही एक इंट्रिकेट इंटरैक्शन है, सामंजस्य है बिटवीन एक्सोजेनस एंड एंडोजेनस फैक्टर्स टुगेदर। तो दोनों तरह के फैक्टर्स, चाहे वो बाह्य वातावरण के हों या ऑर्गेनिज्म के बॉडी के हों, दोनों फैक्टर्स का आपसी तालमेल है और बोथ आर इम्पोर्टेंट। और इस साइकिल को या क्लॉक को ऑपरेट करने के लिए दोनों ही फैक्टर्स इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। एनिमल्स possess करते हैं इंटरनल क्लॉक विच कंट्रोल्स बिहेवियर एंड विच इज सेट एंड रीसेट। जिस तरह से हम एक घड़ी को रीसेट या सेट करते हैं, यदि उसका टाइम आगे पीछे हो रहा है तो हम उसको सेट करते हैं फिर से जो करंट टाइम है उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो क्लॉक है, इंटरनल क्लॉक, जो बिहेवियर को कंट्रोल करती है हमारे, वो भी सेट और रीसेट होती है बाय एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। तो एक्सोजेनस जो फैक्टर्स जिनको हमने कहा है, तो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई इनको सेट या रीसेट करते हैं, जिनको हम ज़ाइटजीबर्स या एंट्रेनर्स कहते हैं। एंट्रेनर्स क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारी इंटरनल क्लॉक को एंट्रेन करते हैं। और ये जो प्रोसेस है क्लॉक को एंट्रेन करने का, दिस इज नोन एज एंट्रेनमेंट। तो इंटरनल क्लॉक इज सेट एंड रीसेट बाय द stimuli known as entrainers, and the process through which this internal clock is set and reset or entrained is known as entrainment. Now depending upon the clock period, कि पीरियड कितना इंक्लूड हो रहा है किसी भी साइकिल के रिपीट होने में, उसके आधार पर अलग अलग तरह के कैटेगरीज पाए जाते हैं क्लॉक पीरियड के आधार पर। सर्कैनुअल यानी एनुअल जहां पर आ रहा है कि यदि कोई वंस इन अ ईयर यानी कि रिपीट होता है एनुअली, साल में एक बार, सो इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द सीजन्स, कि सीजन्स जैसे रिपीट होंगे हर साल उस तरह से ही रिपीट होगा। तो माइग्रेटरी बर्ड्स जो माइग्रेट करती हैं, या फिर फ्लावरिंग है स्पेसिफिक सीजन्स पे, कि विंटर्स में अलग तरह के फ्लावर्स आते हैं, समर्स में अलग तरह के, रेनी सीजन में अलग फ्लावरिंग आती है। तो दिस सीजन स्पेसिफिक फ्लावरिंग, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन या फिर टॉरपोर जो है प्रोसेसेस एनिमल के अंदर, ये एनुअली रिपीट होते हैं। सो दीज आर नोन एज सर्कैनुअल। देन सर्केटाइडल। टाइडल जो कि समुद्र के ज्वार भाटा से, जो इन्फ्लुएंस्ड है बाय लो एंड हाई टाइड्स से, कि समुद्र में जो ज्वार और भाटे उठते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर एनिमल बिहेव करते हैं उस पानी के उठने या गिरने से, तो दीज बिहेवियर्स या दीज क्लॉक्स आर नोन एज सर्केटाइडल क्लॉक्स। कि एनिमल्स जो इंटरटाइडल जोन में है, जो दोनों टाइड्स के बीच के जोन में है, वो बिहेव करेंगे अकॉर्डिंग टू दी राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, यानी कि उस समय उनको अपनी बरो से, बिल से बाहर आना है या बिल के अंदर जाना है। So this is influenced by the tides and is known as circatidal behavior. Then comes the circalunar या circa synodic. Lunar शब्द चांद के लिए या चंद्रमा के लिए यूज होता है। So if the phases of moon के साथ में synchronize हो रहा है biological clock, तो it is known as circalunar. जैसे हिट्रोनेरीज है, वो नुप्चियल डांस परफॉर्म करते हैं ऑन फुल मून, जब पूनम होती है उस समय वो नुप्चियल डांस परफॉर्म करते हैं और उसी समय वो अंडे देते हैं। तो दिस इज एसोसिएटेड विद द फेजेस ऑफ मून, सो इज नोन एज द सर्कुलर साइकिल्स। देन द सेमील्यूनर। सेमील्यूनर भी चांद के साथ में या सर्कासिजिक जिसको हम कहेंगे, दीज आर दी फोर्टनाइट साइकिल, यानी कि जो 15 दिन में ऑपरेट होती है, फंक्शनल होती है, जैसे एप्लीसिया का एगलिंग है। देन सर्कैडियन है। सर्कैडियन होता है जो 24 आवर्स में या डेली बेसिस पे ऑपरेट करता है, जो सबसे ज्यादा स्टडी किया गया है और समझा गया है, जिसमें नॉक्टर्नल, डायर्नल और क्रेपस्क्युलर बिहेवियर्स आते हैं। नॉक्टर्नल यानी रात्रिचर, जो रात्रि में जिनकी फंक्शनल होते हैं एनिमल्स। डायर्नल जो दिन के समय फंक्शनल रहते हैं। और क्रेपस्क्युलर
जो कि सनराइज और सनसेट यानी सूरज उगने के समय और सूरज डूबने के समय, उस समय जो जीव एक्टिव रहते हैं। तो 3, these are the nocturnal, diurnal and crepuscular. बायोलॉजिकल रिदम्स क्योंकि रेगुलर हैं और पीरियोडिक चेंजेस हैं बॉडी की फंक्शनिंग में, इनको 3 मेन कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। हमने अभी सर्कैटाइडल देखा, सर्कैल्यूनर देखा, सेमील्यूनर देखा। सर्कैडियन रिदम्स जो हैं वो 24 आवर्स में अकर करते हैं। तो बायोलॉजिकल साइकिल्स दैट अकर अबाउट एवरी 24 आवर्स, जैसे कि नींद का पैटर्न है, स्लीप है कि आफ्टर एवरी 24 आवर्स वी गो फॉर अ स्लीप, तो सर्कैडियन रिदम फॉलो करती है। हार्मोन सिक्रीशन हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, हमारा बॉडी टेम्परेचर हुआ, यूरिन प्रोडक्शन हुआ, इन सब का एक सर्कैडियन रिदम होता है। इंफ्राडियन रिदम वो है जो 24 घंटे से ज्यादा लेते हैं। तो इंफ्राडियन में हम देख सकते हैं कि जो सेमील्यूनर या सर्कैल्यूनर जो साइकिल्स हैं वो इंफ्राडियन की वो 24 आवर्स से ज्यादा का टाइम लेती हैं, जैसे कि विमेन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो अबाउट एवरी 28 डेज के बाद में रिपीट होती है। देन कम्स अल्ट्राडियन रिदम। अल्ट्राडियन रिदम की बायोलॉजिकल साइकिल जो दिन में एक से ज्यादा बार, मोर देन वंस अ डे। स्लीप का एक पैटर्न है जिसमें सर्कैडियन रिदम के साथ साथ एक 90 मिनट्स की स्लीप का अल्ट्राडियन रिदम भी पाया जाता है। सिमिलरली अलर्टनेस हुई हमारी या हार्मोन लेवल्स भी हैं कुछ जो कि अल्ट्राडायन रिदम्स को फॉलो करते हैं। ये जो बायोलॉजिकल रिदम्स हैं ये जनरली जैसे हमने देखा कि एक्सोजेनस और एंडोजेनस दोनों पर डिपेंडेंट है, लेकिन ये सिंक्रोनाइज जनरली करते हैं विद एनवायरमेंटल इवेंट्स जैसे चेंजेस इन डे लाइट, कि दिन की रोशनी में कितने क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ये सिंक्रोनाइज करते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ने ये बताया है कि बायोलॉजिकल रिदम्स कंटिन्यू कर सकते हैं सेम साइकिल इवन विदाउट क्यूज फ्रॉम द एनवायरनमेंट, कि यदि वातावरण से क्यूज नहीं भी मिले तो भी ये बायोलॉजिकल रिदम्स कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी साइकिल। ऐसे जो बायोलॉजिकल रिदम्स हैं दीज आर द एंडोजिनस टाइप, यानी कि जो आंतरिक फैक्टर्स से इंटरनल फैक्टर्स से प्रभावित हैं। That means that they originate from inside the body and rather than depend on the outside cues. एंडोजिनस रिदम्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि बॉडी के पास अपनी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो टाइम मेजर करती है। ये बायोलॉजिकल क्लॉक एडजस्ट हो सकती है बाय एनवायरमेंटल क्यूज या एक्सोजिनस फैक्टर्स जैसे कि चेंजेस इन टेम्परेचर में जो चेंजेस होते हैं उसके साथ में ये एडजस्ट हो सकती है। मानव शरीर की अगर हम बात करें तो मानव में सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस तंत्रिका कोशिकाओं का एक समूह है जो मेन बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारी स्लीप को रेगुलेट करने के लिए। जो सर्कैडियन रिदम हमारी स्लीप का है वो रेगुलेट करता है दिस सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। ये SCN ब्रेन के हाइपोथैलेमस वाले पार्ट में होता है। जैसे ही लाइट स्टिम्युलेट करती है हमारे आंखों की रेटिना को, उसके रिसेप्टर्स को स्टिम्युलेट करती है, ये रिसेप्टर सिग्नल भेजते हैं SCN को और SCN फिर सिग्नल भेजता है पीनियल ग्लैंड जो उसके पास में ही स्थित है। ये पीनियल ग्लैंड या पीनियल ग्रंथि सिक्रीट करती है एक हार्मोन मेलाटोनिन। ये हार्मोन हमारी नींद को रेगुलेट करता है। तो स्लीप साइकिल को रेगुलेट करने के लिए मेलाटोनिन हार्मोन की आवश्यकता है। मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट किया जाता है बाय पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए जो सिग्नल आएगा वो आएगा SCN या सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस के थ्रू, और सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस जो है वो स्टिमुलेट होगा बाय द लाइट जो कि रेटिना के रिसेप्टर्स से सिग्नल रिसीव करेगी। जेट लैग एक फेज हम पढ़ते हैं कि जेट लैग है कि जब हम एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करते हैं जहां टाइम का एनवायरनमेंट का चेंज होता है तो ये जेट लैग वहां डेवलप होता है। ये एक तरह का थकान और डिसोरिएंटेशन है लॉन्ग फ्लाइट के बाद जो यात्री हैं वो महसूस करते हैं। तो फेटीग और डिसोरिएंटेशन है आफ्टर अ लॉन्ग फ्लाइट। ट्रैवलिंग में
एनर्जी इटसेल्फ ड्रेन होती है। द टाइम चेंज जो होता है कि हम दिन के समय यहाँ से गए और 24 घंटे बाद जब हम दूसरे जगह दूसरे देश में पहुंचे तब वहां पर फिर से अलग तरह का टाइम है, तो टाइम चेंज जो वहां पर हो रहा है, अलग टाइम जोन में जब हम एंटर करते हैं तो वो भी उस फैटिग को कंट्रीब्यूट करता है। तो पीपल एक्सपीरियंस जेट लैग जब जो एनवायरनमेंट के इवेंट्स हैं वो उनके सिंक नहीं हो पाते हैं उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक्स के साथ में। जब एक डिफरेंट टाइम जोन में हम जा रहे हैं तो वो पिछड़ जाते हैं कि उनकी बॉडी का जो क्लॉक है वो वहाँ की एनवायरमेंटल क्यूज के साथ में सिंक नहीं कर पाता है, और ऐसा जो फेज है या ऐसा फेटिक डिसोरिएंटेशन है दैट इज नोन एज जेट लैग। एनवायरमेंटल साइकिल्स का जो एनवायरमेंटल साइकिल्स के थ्रू जो एंट्रेनमेंट होता है कि किस तरह से रीसेट और सेट होता है, ये एनवायरमेंटल क्यूज सेट करते हैं साइकिल के पीरियड को। इट इज टोटली स्पीशीज स्पेसिफिक। सारी स्पीशीज, अगर हम मानव में देखें तो मानव का स्लीप का पैटर्न एक दूसरे एनिमल के स्लीप पैटर्न से डिफरेंट होगा। भोजन का टाइमिंग, हॉर्मोन्स की रिलीज का टाइमिंग, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, everything would be set according to the species। तो environmental cues इस cycle period को set करते हैं लेकिन it is species specific। अब cues क्या क्या हो सकते हैं, जैसे फोटो पीरियड हुआ, लाइट का जो पीरियड है रोशनी का, that is the main cues। then लाइट की पल्स क्या रहती है, फूड अवेलेबिलिटी के क्यों कुछ जीव नॉक्टर्नल होते हैं, कुछ डायर्नल होते हैं, कुछ क्रेपस्क्यूलर होते हैं, क्यों कुछ सर्काटाइडल साइकिल्स एग्जिबिट करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूज एनिमल्स परफॉर्म देयर एक्टिविटीज। ये हम मैमल में सर्कैडियन ऑर्गेनाइजेशन अगर देखें कि लाइट का जो क्यू है, एनवायरमेंटल क्यू या एक्सोजेनस फैक्टर, ये स्टिमुलेट करता है रेटिना पर जो रिसेप्टर्स हैं उनको। तो आईज में रेटिना में जो रिसेप्टर हैं दे आर स्टिमुलेटेड बाय दिस लाइट। ये रिसेप्टर्स फिर सिग्नल भेजते हैं थ्रू द रेटिनो हाइपोथैलेमिक ट्रैक्ट। हमने बताया एससीएन हाइपोथैलेमस के यहाँ सिचुएटेड है ब्रेन में, तो आरएचटी ट्रैक्ट से वो सिग्नल गया एससीएन पर, विच इज द सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियाई, जिसको कि हम मास्टर क्लॉक भी कहते हैं। मैमल में जिस तरह से ये ऑपरेट करता है, एससीएन यहाँ स्टिमुलेट होता है और वो इसके बदले में मैसेज कन्वे करता है, सिग्नल भेजता है थ्रू द नर्व टू PVN, paraventricular nucleus of hypothalamus, और which in turn stimulates the pineal gland। pineal gland को ultimately signal देना होता है to release melatonin। ये मेलाटोनिन हार्मोन स्लीप पैटर्न को मैनेज करता है या मेंटेन करता है इन केस ऑफ मैमल्स। इट अफेक्ट्स लाइट सेंसिटिविटी एंड कपलिंग ऑफ SC। दूसरे जो इफेक्ट इसके आ सकते हैं एससीएन के स्टिमुलेट होने से, कि जो नर्व्स के थ्रू मैसेज जाएगा थ्रू प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस एंड इट विल कंट्रोल ओव्यूलेशन प्रोसेसेस। तो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस पर भी इसका प्रभाव है। देन द केमिकल फैक्टर्स की जो बिहेवियरल रिदम्स हैं, एक्टिविटी एंड ड्रिंकिंग, कि जो भी उस पर्टिकुलर एनिमल की एक्टिविटी है या पानी पीने का बिहेवियर है या दूसरे बिहेवियरल रिदम्स हैं, they would also be affected। So this is the circadian rhythm organization of mammals। यहाँ अगर हम सेक्शन देखें, सेजाइटल सेक्शन और कोरोनल सेक्शन, तो ब्रेन हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये सेरिबेलम, सेरिबेलम सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर अगर हम देखें तो ऑप्टिक कियाज्म जहाँ आता है, नर्व्स जो दोनों आंखों से जा रही हैं उसके जस्ट ऊपर ये सुप्रा कियाज्मेटिक, उसका नाम सुप्रा कियाज्मेटिक, अबव द ऑप्टिक कियाज्मा। इस सेक्शन से अगर हम देखें तो ऑप्टिक कियाज्मा के जस्ट अबव ये सुप्रा कियाज्मेटिक न्यूक्लियस जो हमारा मास्टर क्लॉक है वो पाया जाता है। ये हमारे दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स या सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पार्ट्स हैं। एससीएन अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो किस तरह से ये पैटर्न जो है साइकिल का वो डिस्टर्ब हो जाता है, इस ग्राफ से हम देख सकते हैं। अब क्लॉक किस तरह से ऑपरेट करता है, क्लॉक की लोकेशन हमने देखी कि क्लॉक ब्रेन में है, हाइपोथैलेमस के सुप्रा कियाज्मेटिक न्यूक्लियस के रूप में। पीनियल ग्लैंड वहां मेलाटोनिन सिक्रीट करता है,
पीनियल ग्लैंड से ये हार्मोन रिलीज होता है एट ड्यूरिंग द नाइट टाइम। मैमल्स में ये जो सिंथेसिस और रिलीज है, इट इज टोटली कंट्रोल्ड बाय द बायोलॉजिकल क्लॉक। कई मैमल्स में ये इन्वॉल्व होता है इन रेगुलेटिंग सीजनल साइकिल्स की, जो उनकी सीजनल साइकिल है उसको भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है, और जो एक्सोजेनस फैक्टर्स पर से कंट्रोल्ड हैं, जैसे कि लेंथ ऑफ द डेली फोटो पीरियड, उसमें जो साइकिल्स हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन हुआ, कोट कलर हुआ कि जो फर का कलर है वो ब्राउन होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सीजन। फैट एक्यूमुलेशन की, यदि जीव हाइबरनेशन में जा रहा है तो वो बॉडी में फैट एक्यूमुलेट करे, हाइबरनेशन की प्रोसेसेस हैं एक्सेट्रा। इस तरह के जितने भी सीजनल साइकिल्स हैं, दीज आर आल्सो इन्वॉल्व इन दिस मैकेनिज्म। ये जो क्लॉक ऑपरेट होती है हमारी, इसमें 3 जीन्स मेन भूमिका निभाते हैं। दीज आर द पीरियड, टाइमलेस एंड टॉ या डबल टाइम। 3 जीन्स इस क्लॉक को रेगुलेट करते हैं। जेनेटिक बेसिस अगर हम देखें इस क्लॉक का मैमल्स के अंदर, तो पीरियड या पर जिसको जीन को हमने कहा है, इट कोड्स फॉर अ प्रोटीन PER। कैपिटल में हम प्रोटीन बता रहे हैं, स्मॉल में हम जीन बता रहे हैं। तो PER जीन कोड करता है प्रोटीन PER के लिए, जो कि धीरे धीरे समय के साथ इकट्ठा होना शुरू होता है। TAU टॉ जो है, डबल टाइम जिसको हमने बोला है, ये कोड करता है एक एंजाइम को जो कि PER को तोड़ता है। तो जो प्रोटीन PER बन रहा है उसको धीरे धीरे टाइम के साथ तोड़ना भी है, उसके लिए एंजाइम का काम बनाने का काम टॉ जीन करता है। फिर टिम जो टाइमलेस है वो कोड करता है फॉर अ प्रोटीन टिम। ये टिम बाइंड करता है PER प्रोटीन के साथ में टू क्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये मेम्ब्रेन क्रॉस करने के लिए और फिर PER के ट्रांसक्रिप्शन को सप्रेस करने के लिए, कि ये PER प्रोटीन का ट्रांसक्रिप्शन ना हो, उसको बंद करने के लिए टिम प्रोटीन बनाता है PER के साथ अटैच करने के। ये साइकिल जो है, इट इज रिपीटेड एवरी 24 आवर्स। यहाँ कोशिका में हम देखें कि ये DNA में PER जो जीन है, ये जीन से कोड होता है PER प्रोटीन। ये PER प्रोटीन धीरे धीरे समय के साथ इकट्ठा होता है, इसको तोड़ने के लिए टॉ एक एंजाइम बनाता है, और जो कि इस PER को डिग्रेड कर देता है। वहीं पर टिम जो है वो कोड करता है प्रोटीन टिम के लिए, वो PER के साथ बाइंड करता है। जैसे ही ये PER के साथ बाइंड करता है, ये कोशिका में प्रवेश करता है और फर्दर जो ट्रांसक्रिप्शन है PER का, उसको सप्रेस करता है, सो दैट नो मोर PER इज मेड या सिंथेसाइज। यहाँ पर ये साइकिल कंटिन्यूअसली 24 घंटे में रिपीट होते रहती है। तो इस तरह से जेनेटिक आधार पर ये क्लॉक का रेगुलेशन चलता है मैमल्स के अंदर। तो क्लॉक की समरी अगर हम देखें तो 3 जीन्स हैं, पर, टिम और टॉ, जिसको हम डबल टाइम भी कहते हैं, DBT। ये तीनों जीन्स कंट्रोल करते हैं पेसमेकर को। पेसमेकर कहाँ है? इट अकर्स दी SCN, सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस, वर्टिब्रेट्स के ब्रेन के अंदर, और इंसेक्ट्स में जो छोटे जीव हैं उनके भी कुछ ब्रेन की कोशिकाओं में ये पाया जाता है। SCN सिग्नल करता है पीनियल को मेलाटोनिन सिक्रीट करने के लिए। जो लाइट की शॉर्ट पल्सेस हैं वो SCN और पीनियल सेल्स को एंट्रेन करती हैं, सेट रीसेट करती हैं। तो इनके लिए फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल हो गए? शॉर्ट पल्सेस ऑफ लाइट विच एंट्रेन। तो ये एंट्रेनर्स हो गए, शॉर्ट पल्सेस ऑफ लाइट विच एंट्रेन द सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस एंड पीनियल सेल्स टू परफॉर्म देयर एक्टिविटी। अब ड्रोसोफिला, हनी बी, हैमस्टर, ह्यूमंस, इन सभी में ये सिमिलर जीन्स पाए जाते हैं, जो कि ये सजेस्ट करते हैं कि एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा जिनसे ये जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आए, और वो शायद एक फ्लैटवर्म था जो आज से 600 मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट करता था। तो वहां से ये जीन इन सभी जीवों तक पहुंचे, कि ड्रोसोफिला, हनी बी, हैमस्टर या ह्यूमन हो, उन सभी में ये तीनों जीन पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट कॉमन एंसेस्टर, अ फ्लैटवर्म। थैंक यू।